क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था? तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। तो निष्क्रिय तरीके से किसी भी चीज को नहीं दिया जा सकता। किसी भी चीज को करने के लिए सक्रियता इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो देखिए, ज्ञान का सह निर्माण ये कौन बताता है? सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जब बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की का काम क्या है? सामाजिक संस्कृति। ठीक है। सामाजिक और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। जब सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। क्योंकि केवल ज्ञान का अवशोषण करने से, वाइगोत्स्की ने तो बोला ही नहीं कि केवल ज्ञान का अवशोषण कीजिए। उन्होंने तो बोला समाज के द्वारा आप सीखोगे, जितना इंटरेक्शन करोगे, मतलब कि आप अंतःक्रिया करोगे, चीजों को सीखोगे। राइट आंसर 4 होगा। चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार देख लेंगे। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी सबसे जरूरी और सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ठीक है। अब देखिए, मानवाधिकार, मानव के अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो ये कौन सी कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था मैंने आपको बताया था कि भाई ये सबसे आखिरी वाली स्टेज है। हर इंसान के बस की नहीं है इस स्टेज को फॉलो करना। इसमें लोग अपने जान जोखिम में डाल करके अपनी जान भले दे दें, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि वह न्याय को सबसे जरूरी मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं कि न्याय तो न्याय होना चाहिए। ठीक है, भले ही वो कानून के खिलाफ हो, लेकिन न्याय तो न्याय होनी ही चाहिए। ये किसका कहना है? जैसे कि मान के चलिए कि सुसाइड करना ये एक कानूनन अपराध है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो फैल सकती है हर तरफ, बट फिर भी आप इलाज ना कराने जाते हो और आप अपने आप को खत्म कर देते हो कि हमारे खत्म होने से समाज का भला है। वो एक नैतिकता होती है जो छठवें लेवल की नैतिकता होती है, जो कि कोरोना में आपने बहुत देखे होंगे। ठीक है। तो इन्होंने 3 तरीके के लेवल बताए हैं, लेवल, और इन लेवल को 2-2 पार्ट में बांट दिया गया, मतलब 6 पार्ट हैं। ठीक है। तो पहला जो था ये आज्ञा और दंड का आज्ञा और आपका क्या था? दंड का पुरस्कार था, एडी। उसी में दूसरा कौन सा था? दूसरे पार्ट में यहाँ पर था अहंकार की अवस्था। ठीक है। तीसरा कौन सा था? गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। और उसके बाद था सोशल। ठीक है, सोशल व्यवस्था को लेकर के था। फिर पांचवे में देखोगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के था, और छठवें में जो था यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जिसमें कि हर एक चीज के ऊपर जो है वो क्या है? आपकी नैतिकता। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका न्याय जो है सबसे ऊपर है, और वो न्याय नैतिकता जो है 6 लेवल का नैतिकता माना जाता है। ठीक है। तो कानून के खिलाफ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, न्याय जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होना चाहिए। आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है कैसी प्रक्रिया है? तो कक्षा प्रगतिशील है तो अकेले तो कोई प्रगतिशील कर नहीं सकता। एक सरल रेखीय प्रक्रिया है। तो देखिए, एक सरल रेखीय, दुनिया में ना सरल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका ये है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप टीवी में ऐड भी देखते हो, बहुत आसान है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान कुछ भी नहीं होता दोस्त। आप इस चीज को याद रखना। हर कोई बोलता है कि सीटेट निकालना बहुत आसान है, हर कोई बोलता है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेना आसान है, कोई कोई तो ऐसा बोलता है गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है। देखिए, आसान वो चीज है जो कि आप कर सकते हैं इजीली, जो डेली बेसिस पर आप करते हैं। जैसे अगर आप डेली बेसिस पर आप देखते हो कोई भी क्लास देखते हो, या फिर आप डेली बेसिस पर आप 8 घंटे कम से कम पढ़ते हो, आपकी कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जो छूट जाए। आप हर एक नौकरी निकाल सकते हो, इवन यूपीएससी तक निकाल सकते हो, लेकिन ये मेंटेन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है। और पहले ही कितने लोग हार मान जाते हैं, और एक सिस्टम से काम करना पड़ता है। और वो एक सरल प्रक्रिया नहीं है। 8 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ना एक सरल प्रक्रिया नहीं है। 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे आप पढ़ लें। ठीक है। तो आप देखो, अगर प्रगतिशील कक्षा में रहना है तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज, जैसे देखो, हर एक बच्चा है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है।
अब किसी को कुछ आता है तो उसने इसको बता दिया, किसी को कुछ आता है तो उसने इसको बता दिया, किसी ने इसको बता दिया, किसी ने इसको बता दिया। तो एक दूसरे के साथ मिल करके जो भी चीजें सीखी जाती हैं ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है। केवल नेगेटिव इसलिए हो जाता है कि केवल एक तरीके से कभी भी प्रगतिशील कक्षा नहीं बन सकता। ठीक है, परीक्षाओं पर प्रबंधात्मक है, तो परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, प्रबंधात्मक है, तो ये सारी चीजें तो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि परीक्षा को लेकर के किसी भी तरीके से आप प्रगतिशील कक्षा को नहीं डिनोट कर सकते कि हाँ एक बच्चे जो है 90% लेकर के आ रहे हैं सेक्शन ए वाले और सेक्शन ए वाले जो है 99% लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये प्रगतिशील है, इनके नंबर ज्यादा हैं। लेकिन सीखना जो होता है ना, स्किल जो होता है वो आपको प्रगतिशील बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, इस चीज को याद रखेंगे। राइट आंसर जो होगा, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान सा सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को कि इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आप देखोगे फॉर्मेट है 5 3 + 3 ठीक है। इसमें 3 साल होता है प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी। इसमें क्या होता है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ठीक है। और फिर आता है क्लास 1 और 2। कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया ये और 2 ये हो गए, 5। मतलब कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 2 5 में आ जाता है, जिसको फाउंडेशनल बोला जाता है। फिर 3 में आता है 3 4 5 क्लास तक, मतलब कि प्राइमरी के सेगमेंट में कौन सा आएगा, 5 और 3, ठीक है। उसके बाद आता है 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आता है 9 10 11 और 12, ठीक है। ये है आपका फॉर्मेट, ठीक है। 5 को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब कि प्री प्राइमरी जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 और 2। 3 का मतलब है 3 4 5 क्लास, 4 का मतलब 3 का मतलब है फिर अगेन 6 7 8, फिर उसके बाद 4 का मतलब है 9 10 11 12, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और निपुण भारत से भी प्रश्न बनते हैं, तो निपुण भारत का जो लक्ष्य है 2026-27 तक का है, जिसमें से क्लास 3 तक के बच्चे तक, मतलब कि ये 5वीं स्टेज तक जाते जाते बच्चे को क्या बना देना है, साक्षर बना देना है, ताकि वो अंकों का ज्ञान सीख सके, ठीक है। साक्षर बना देना है ताकि अंकों का ज्ञान वो सीख सके, लिखना पढ़ना सीख सके, ठीक है। तो मोटा मोटी आप याद रखें, जो 5 + 3 + 3 + 4 है, उसमें से जो 5 है ना, ये निपुण भारत से रिलेट करता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बोला गया है 9 वर्ष से पहले पहले तक बच्चों को साक्षर करना है, मतलब कि क्लास 2 खत्म होते होते क्लास 3 तक जाते जाते उसको सारी चीजों में परफेक्ट बना देना है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि क्लास 3 तक भी देखा जाए, ठीक है। राइट आंसर है आंसर नंबर 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नंबर जो होगा वो 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर एक बच्चा जो है 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा जो है 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो ये दो कथन और जो तर्क है ना, इसको देखेंगे। आपने देखा कि एक बच्चा जो है आपके पड़ोस में 11 महीने में चलने लगा था, ठीक है। अब आपने देखा कि एक बच्चा जो है वो 15 महीने में चल रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं लड़कियां जल्दी चलती हैं, लड़कियां जल्दी बोलती हैं, इस तरीके की बातें लोग करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि 11 महीने और 15 महीने, ये रीजन क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से वॉक करता है, अलग अलग तरीके से उसके बॉडी सिस्टम करता है, अलग अलग तरीके से उसका माइंड वर्क करता है, उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है उसके जीन्स पर, उसके वातावरण पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई बच्चा जो है जिसको गोद में बार बार न टांगा जाए तो वो 10 11 12 महीने में चल लेता है, लेकिन जिसको गोद में लेकर के खूब लाड प्यार करा जा रहा है, मिट्टी लग जाएगा, अरे कीड़े लग जाएंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को नीचे रखोगे, मिट्टी में गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, इन्फेक्शन, वायरस, तो फिर बच्चा तो चलेगा ही ना लेट। तो लेट चलने के कारण यही होता है, इतने ज्यादा भी बच्चे को नहीं बचाया जाता है कि उसको नीचे ही ना छोड़ा जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई 11 महीने में, कोई 15 महीने में, इंडिविजुअली हर एक चीज पर डिपेंड करता है, वातावरण और आनुवंशिकता, ठीक है। व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों पर होता है, फैक्ट है, तभी तो देखोगे इसका 11 महीने में विकास हो गया और इसका 15 महीने में। रीजन व्यक्तिगत भिन्नता है, विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है क्योंकि आनुवंशिकी है, वातावरण भी है, दोनों डिपेंड करता है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, H × E, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। अगर आपके पास अच्छा हेरिडिटी है, बहुत तगड़े हैं, लेकिन आपको एनवायरमेंट नहीं मिलता, आपको गोदी में लेकर के घूमा जाता है, तो आप कभी नहीं चल सकते। लेकिन एनवायरमेंट अच्छा है लेकिन हेरिडिटी अच्छी नहीं है,
आप चल ही नहीं सकते। पता चले कि पैर ही अच्छे नहीं है और आपका जन्म हो जाता है, कितना भी बढ़िया एनवायरनमेंट दिया जाए आप चल नहीं सकते, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें वेरी करती है। दोनों कथन तो सही लग रहे हैं, आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए राइट। देखिए आंसर नंबर फर्स्ट राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त फटाफट। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक की बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। अब देखिए आनुवंशिक विकास किस पर डिपेंड करता है? डी बराबर एच और ई मैंने आपको बताया। आनुवंशिकी हेरेडिटी, हाँ ठीक है ये तो लग रहा है। भौतिक बनावट हेरेडिटी के साथ ही है, जैसे आपका शरीर है। मैंने भी बोला कि अगर पैर, अगर मान के चलो कि बोला जाता है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं इसको, ऐसा होता है ना ग्रहण, हाँ ऐसा ग्रहण जो होता है, जैसे सूरज ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, तो इसमें बच करके रहना चाहिए, अदरवाइज पैर टेढ़े हो सकते हैं, हाँ टेढ़ी हो सकती है। मान के चलो बच्चे का जन्म हुआ, पैर टेढ़े हो गए, तो भौतिक कारण तो है ना विकास में। अगर वो पैर अगर उसको नहीं मिल पाए उस तरीके से जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, तो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगा। तो आनुवंशिकी कारण तो होता ही है, साथ ही साथ भौतिक कारण भी होता है, शारीरिक रूप से क्षमता कितनी है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी एनवायरमेंट, जो कि सामाजिक संस्कृति, जिस तरीके का एनवायरमेंट, मतलब ऐसा नहीं है पर्यावरण में पेड़ पौधे जल जीव जंतु और पानी होना चाहिए। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है आसपास में आपकी वो चीजें जो आपको मदद करती हैं, जो आपके आसपास रहती हैं, उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है, पर्यावरण। ठीक है, अब उसके बीच में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका मोबाइल फोन, आपकी टीवी, आपका कुछ भी हो, वो सब कुछ पर्यावरण में आता है। और सामाजिक संस्कृति में भी तो यही चीज है, आप जहां भी जाओ वहां पर समाज है, और वो समाज की जो संस्कृति है, मतलब कि हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है, ये सब चीजें भी विकास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा होता है किसी के समाज में मांस खाया जाता है, किसी के समाज में मांस नहीं खाया जाता, तो वो उस तरीके का डेवलपमेंट कहाँ से देखने को मिलता है? समाज से देखने को मिलता है, उनकी संस्कृति से देखने को मिलता है। और उसी तरीके से बच्चा जो है विकास होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, वो आगे चल के बोलेगा मांस खाना अच्छी बात है, वो इस चीज को डिफेंड करेगा कि अगर मांस नहीं खाओगे तो पूरी दुनिया में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। और एक बोलेगा कि भाई मांस खाने से तुम अब क्या बता सकते हैं, मांस खाने से तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो जाते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मांस ही खाया जाए, पेड़ पौधे भी खा सकते हो, इतने सारे पेड़ पौधे हैं उनको खाओ। तो इस तरीके के डिबेट तो चलते रहते हैं, और ये डिबेट तो चलना ही है, क्योंकि इंसान डिबेट करता ही है, क्योंकि उसके अंदर तर्क की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्या खाना क्या नहीं खाना ये तो डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, वो इंसान है। बस ये होना चाहिए कि किसी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, और हर व्यक्ति जो है ना अपने खाने पीने को लेकर के स्वतंत्र है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कंपनियां बना रही हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें, और जो कंपनियां बेच रही हैं, उन पर अगर लगाम नहीं और आपस में आप तर्क करोगे कि ये खाना अच्छा है ये खाना, तो ये सब सरासर बेवकूफी है। तो इन तीनों चीजों को आप देखोगे, हेरिडिटी भी है, एनवायरमेंट भी है, और सामाजिक संस्कृति कारक भी है। राइट आंसर आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आपको भी पता था, मुझे पता है, आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए अब देखिए किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञान विकास को समर्थन देता है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है दोस्त, यहाँ पर देखोगे प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। अब देखिए शैशवावस्था, इन्फेंसी एज है। ठीक है, इसमें क्या, कौन सी, इसमें क्या 0 से लेकर के 2 वर्ष, 0 से लेकर के 5। ठीक है, ये वाली जो अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से लेकर के 5 या 6 वर्ष। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर के 9 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18। प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, ये देखो बढ़ता है। और बढ़ता कैसे है? अब देखिए, एक होता है प्रतीकात्मक खेल होना और एक होता है बढ़ना। ठीक है, आपके पास ज्ञान है लेकिन पूरा ज्ञान तो नहीं है, आपका ज्ञान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, आपका ज्ञान जो है प्लस हो रहा है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनरी ये बोल सकते हो, इमेजिनेशन। ठीक है, तो इमेजिनेशन वाले जो खेल है ना, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ये कौन सी एज है? यहाँ पर स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चा 9 से 10 साल तक तो बहुत परिपक्व हो जाता है, 9 से 12 तक। ठीक है, और किशोरावस्था तो भाई है ही सबसे राजा आदमी। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों में ना ये चीज नहीं देखने को मिलती है, काल्पनिक चीजों के बारे में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है ना 2 से 6 साल तक के बच्चे कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो
आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कल्पना करने वाली जो बात होती है, प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक, और यहाँ से इनका विकास का जो दिमाग का जो विकास होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है जो सबसे क्रूशियल एज होता है ना वो तीसरा साल होता है, जिसमें बच्चे जो है ना बहुत तेजी से चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 3 से लेकर के 5 साल सबसे क्रूशियल है। 2 साल तक बचाना है बच्चे को कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। बस ये है कि थोड़ा बहुत बोलना सीख जाए बच्चा, चलना फिरना सीख जाए, ये चीज है। लेकिन 2 साल के बाद जब तीसरा साल आता है ना तो सबसे क्रूशियल एज होता है, जहां पर बच्चा बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सीखना स्टार्ट करता है, बुरी चीजें सीखना स्टार्ट करता है, देख करके नोटिस करता है। वो यही वाली एज होती है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर होगा। आपने देख भी लिया था आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। निम्न में से निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? अब प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक में आपने पता ही है, प्राथमिक और द्वितीयक दो होता है, प्राइमरी फर्स्ट एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? परिवार होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है? मीडिया। और मीडिया में क्या होता है? या तो एक वीडियो मीडिया होता है और एक ब्लॉग मीडिया होता है। ठीक है, तो ये देखिए किताबें, और ये तो मीडिया है, तो ये तो सेकेंडरी हो गया। मीडिया संस्थान ये भी सेकेंडरी। धर्म सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? परिवार। पहले परिवार है, उसके बाद धर्म है। ठीक है, धर्म से परिवार नहीं है, परिवार से धर्म है। इस चीज को समझने वाली बात है, और इसीलिए परिवार जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए और प्रश्न है अच्छा सा कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? विफल रहती है, मतलब ये बता नहीं पाती। अब हुआ क्या कि ऐसा एक गिलास है, ठीक है, और इन गिलास में क्या है? पानी है। ठीक है, इन गिलास में क्या है? पानी है। दोनों सेम गिलास है, इतना इतना पानी भरा हुआ है। अब इस गिलास को ना इसमें भर दिया गया तो पानी ऐसे हो गया, नीचे हो गया। अब ए है और बी है। अब पूछा गया बी का पानी इसमें उड़ेल दिया गया। अब पूछा गया कि ए और बी में से किस में ज्यादा पानी है? तो लड़की ने बोला इसमें ज्यादा पानी है। क्यों वो विफल हो गई? ऐसा इसलिए विफल हो गई क्योंकि वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है कहने का मतलब है कि वो इस चीज में लैक ऑफ कंजर्वेशन की बात हो रही है। मतलब कि वो एज जो है ना वो पूर्व संक्रियात्मक वाली अवस्था है, 2 से लेकर के 7 वर्ष वाली अवस्था है। अब उस 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था में वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। वैसे सही मायने में देखा जाए तो इसका आंसर होगा लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण की बात। लेकिन ऑप्शन में सीटेड ने आपका प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है ये दिया था, क्योंकि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें व्यवहार नहीं कर सकती है तो गलत हो गया, क्योंकि इस एज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ऐसे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं बताने की ये कोशिश की जा रही है कि वो बच्चा 2 से 7 वर्ष का है। और 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, और उस अवस्था में क्या क्या हो सकता है, तो वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखोगे प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, नहीं वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ना, वो प्रतीकों का मतलब कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काल्पनिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नकल नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं दोस्त, ये तो 2 से 7 वाले नकल तो कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें गलत हो गई, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रख सकती है, यही वाला आंसर है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष में ना बच्चे जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा ना लैक ऑफ कंजर्वेशन होगा, संरक्षण की कमी। लेकिन अब क्वेश्चन का जो आंसर है ना, संरक्षण की कमी तो दिया ही नहीं है, तो अब क्या करोगे? कुछ छोड़ के थोड़ी आओगे, क्वेश्चन का आंसर तो मारोगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। अब जो क्वेश्चन के आंसर है मैं बता देता हूँ, प्रतिवर्ती सोच होता क्या है। रिवर्सिबिलिटी, देखो यहाँ पर रिवर्स क्या होता है यार, किसी चीज का उल्टा ही तो होता है ना। अब यहाँ पर देखोगे ए से जेड तक आप बता देते हो, लेकिन जेड से ए नहीं बता पाते। मतलब कि घर से मंदिर गए और मंदिर से जब घर आना था तो आप रास्ता ही भूल गए। कौन से वाले बच्चे हैं ये? 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है आंसर नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की यहाँ तो सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं ना कहीं तो छोड़ के जाएंगे ही क्लू। तो लेव वाइगोत्स्की इनाम के बारे में कभी बात नहीं करते, सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बात करते हैं, स्कीमा के बारे में पियाजे बात करते हैं, संज्ञानात्मक द्वंद के बारे में बात करते हैं पियाजे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक द्वंद कन्फ्लिक्ट वही है। संज्ञानात्मक मतलब कि हर एक स्टेज में अपने आप में द्वंद होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और इस चीज को लेकर के बार बार पियाजे को घेरा भी जाता है। तो इन क्वेश्चंस के जो कुछ आंसर है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब आप करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब मत कीजिए,
कंटेंट अपडेटेड है, देखिए मजा आएगा। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हमें तो ऐसे भी मोटिवेशन मिलता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन ये फिनिश हुआ। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से चीजों को स्टार्ट करते हैं।